नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके फेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है डीएफसी सैल में जो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ था 25 अगस्त 2023 को सेकंड शिफ्ट में। इसमें जनरल साइंस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को हम डिस्कस कर लेंगे। ऑलरेडी हमने जीके का और रेलवे का क्वेश्चन जो पूछा गया था 2023 में सभी को हमने डिस्कस कर लिया है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, चैनल पे आपको मिल जाएगा। और देखिए, पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो ये वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। इसमें 2016 से लेकर 2021 तक का सारे क्वेश्चन को मैंने कवर किया है। 160 प्लस क्वेश्चन है जो कि डीएफसी साल में पूछे गए थे। और देखिए, 2023 में 9 पेपर हुए थे, जिसमें हम 5वां पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद 4 पेपर और हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अवतल दर्पण के अगर सी और एफ के बीच में अगर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति और उसकी जो नेचर क्या होगी। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, यानी कि पोजीशंस एंड नेचर, यानी कि स्थिति और प्रकृति क्या होगी जब अवतल दर्पण में सी और एफ के बीच में हम वस्तु को रखेंगे। तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, तो बियॉन्ड सी होगा। यानी कि सी जो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे होगा और यहाँ पर वास्तविक और उल्टा होगा। जी हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, इसको जरूर ध्यान रख लेना है। यानी कि बियॉन्ड सी एंड रियल एंड इन्वर्टेड होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जानवर को कितने भी टुकड़ों में काटा जा सकता है और प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण जीव में बदल जाता है। जी हाँ, ऐसा ही एक गुण है यहाँ पर हाइड्रा और प्लेनेरिया के साथ। जी हाँ, हाइड्रा और प्लेनेरिया ऐसे जीव हैं जिनको आप कितने भी टुकड़े में काट सकते हैं और प्रत्येक टुकड़ा एक संपूर्ण जीव के रूप में जो है विकसित हो जाएगा। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि एनिमल्स कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ द पीसेस एंड ईच पीस ग्रो इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स। तो हाइड्रा एंड प्लेनेरिया दोनों होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, 1 और 2 दोनों होगा। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक उपकरण है जो सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगाता है। तो देखिए, करंट का पता लगाने के लिए, यानी कि धारा का पता लगाने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं। लेकिन अगर छोटी करंट वहाँ पर होती है तो हम गैल्वेनोमीटर का भी प्रयोग कर लेते हैं। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो गैल्वेनोमीटर का भी काम है कि सर्किट में आपको छोटी धारा यानी कि स्मॉल करंट को जो यहाँ पर पता लगाना, मेजर करना। वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज करते हैं। रक्त दाब मापी यानी कि स्फिग्मोमैनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर जो है मेजर करते हैं। और उसके बाद पोटेंशियोमीटर से तनाव मापने का यंत्र है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि शाकाहारी निम्नलिखित में से किस पोषी स्तर से संबंधित है। तो देखिए, हर्बीवोर्स यानी कि शाकाहारी जो होते हैं वो आपको प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स के बाद आपको प्राइमरी कंज्यूमर्स दिखते हैं, जो कि यहाँ पर हर्बीवोर्स होते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता इसका सही होगा, जो कि शाकाहारी होते हैं। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सिंपल फूड चेन है, इसको भी एक बार देख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, एनर्जी आती है सन से, यानी कि सूर्य से आती है। फिर यहाँ पर जो है ग्रास यानी कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं। उसके बाद देखिए, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि यहाँ पर प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, जैसे कि ग्रास होपर्स। फिर ग्रास होपर्स को खाते हैं वर्ड, दैट इज़ ए सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर वर्ड को खाते हैं यहाँ पर फॉक्स, दैट इज़ ए टर्सरी कंज्यूमर। तो ये सिंपल फूड चेन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले का जलना किस जो है रिएक्शंस का एग्जाम्पल्स है, किस प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो देखिए, ये होता है कम्बिनेशंस रिएक्शन, दैट इज ए संयोजन जो है यहाँ पर रिएक्शंस होता है। तो कोयले का जलना एक कम्बिनेशंस रिएक्शन है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन सोडियम क्लोराइड से प्राप्त होता है। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, तो NaCl, दैट इज ए साधारण नमक भी इसको बोलते हैं। तो इससे कौन कौन सा जो है यहाँ पर आपको रसायन जो है प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए, बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, धुलाई का सोडा भी प्राप्त होता है, और एक प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज ए कॉस्टिक सोडा। तो देखिए, कॉस्टिक सोडा होता है NaOH। जी हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, या फिर आपको ध्यान रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी सोडियम क्लोराइड यानी नमक से प्राप्त होता है। तो उसके बाद देखिए, NaHCO3 होता है, NaHCO3।
ये क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। जी हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, दैट इज़ खाने का सोडा। उसके बाद होता है धोने का सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, तो इसको बोलते हैं धोने का सोडा, दैट इज़ धावन सोडा। और इसको जो है वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। इसको सोडियम जो है यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये इसको जो है धुलाई का सोडा या फिर वॉशिंग सोडा बोलते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसका जो है करेक्ट उत्तर होगा यहाँ पर सी होगा, 1 और 2 दोनों। इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा NaOH भी ध्यान रखिएगा। तो 3 जो है यहाँ पर रसायन मुख्यतः जो है बनाए जाते हैं सोडियम क्लोराइड से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग करने में भारत किस स्थान पे है। तो देखिए भारत जो है 5वां स्थान पे है, यानी कि विंड एनर्जी का यहाँ पर प्रयोग करके जो है भारत जो है बिजली उत्पादन करने में दुनिया में 5वां स्थान रखता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है छोटी छोटी कलियां निकाल सकता है जो अलग अलग होकर आगे बढ़ती है। तो एक कौन सा है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों ईस्ट। और एक हाइड्रा भी होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होती है, दैट इज़ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको कैन पुट इन आउट अ स्मॉल वर्ड्स दैट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर। तो ईस्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए एक कोशिकीय जीव अमीबा भी है, तो इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। प्लाज्मोडियम भी है, तो इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन के संश्लेषण में उपयोग किए जाने वाला एक आवश्यक तत्व कौन सा है। तो किसके संश्लेषण में, तो प्रोटीन के संश्लेषण में। प्रोटीन किसका बना होता है, तो अमीनो एसिड का। इसको भी ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन किसका बना होता है, तो अमीनो एसिड का बना होता है। तो प्रोटीन के संश्लेषण में जो उपयोग होता है वो नाइट्रोजन जो है यहाँ पर एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। तो इसको करेक्ट उत्तर बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण ओम के नियम का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो ओम का नियम क्या कहता है, V=IR, जहाँ पर V जो है संभावित अंतर, दैट इज़ ए पोटेंशियल डिफरेंस है, I यहाँ पर जो है करंट है, और R जो है रेसिस्टेंस है, दैट इज़ ए प्रतिरोध। तो V=IR ये आपको ओम्स का नियम है। तो देखिए V=IR, दैट इज़ ए यहाँ पर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी आप बदल सकते हैं। देखिए V=IR, तो यहाँ पर I निकालना है, तो दैट इज़ अ VYR। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवधिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दैट इज़ अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के रूप में पूछा गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दिया किसने है, तो मोस्ले। तो मोस्ले ने दिया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके बाद इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जो एलिमेंट जो है वो फंक्शंस होते हैं देयर एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास। एटॉमिक मास था मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, नहीं, परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। ये अगर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करता तो ये सही होता, लेकिन ये जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार ये गलत है। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में 18 जो है ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें समूह के नाम से जानते हैं, दैट इज़ अ ग्रुप 18 है, ये सही है। और 7 जो है क्षैतिज पंक्तियाँ, दैट इज़ ए हॉरिजॉन्टल रो है। तो इस तरह से उसमें 7 जो है इसको बोलते हैं पीरियड। तो देखिए दूसरा सही है, तो करेक्ट उत्तर होगा बी, केवल दूसरा ही यहाँ पर सही है। अब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको बात की जा रही थी, ये आपको वर्टिकल लाइन की, तो टोटल 18 ग्रुप है। और देखिए 7 जो है यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा कि 7 जो है पीरियड है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन्स है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन प्राप्त करने और सेलुलर जरूरतों के लिए खाद्य स्रोतों के टूटने की प्रक्रिया में इसका उपयोग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड सोर्सेज फॉर द सेलुलर नीड्स। तो हम लोग एक करते हैं, तो रेस्पायरेशन इसका सही उत्तर होगा, दैट इज शोषण इसका सही, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो एक खाद्य स्रोतों के जो है यहाँ पर पचाने का काम करता है, तो ब्रेक डाउन ऑफ द फूड सोर्सेज, तो इसको रेस्पायरेशन यानी दैट इज शोषण इसको बोलते हैं। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन के संबंध में, दैट इज अ फोजिल फ्यूल के संबंध में करेक्ट उत्तर यहाँ पर पूछा जा रहा है, दैट इज अ सही स्टेटमेंट। तो देखिए जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है, नहीं,
ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। जीवाश्म ईंधन जलाने से अम्लीय वर्षा होती है। जी हाँ, क्योंकि इससे जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, जो कि क्रमशः सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जो कि अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जीवाश्म ईंधन करते हैं, तो करेक्ट यहाँ दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। तो केवल दूसरा ही यहाँ पर सही हो जाएगा, दैट इज अ बी स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्टेव का नियम, दैट इज अ लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल है। तो जॉन न्यूलैंड्स इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक उच्चतम है? तो देखिए वैसे तो जो है डायमंड्स जो है कई बार आंसर में होता है, लेकिन यहाँ पर डायमंड्स है ही नहीं। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रख लेना है कि इसमें से अगर पूछा जाए तो कार्बन डाइसल्फाइड इसका सही उत्तर होगा। तो दिए गए ऑप्शंस में से कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कार्बन डाइसल्फाइड का जो यहाँ पर हाईएस्ट जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, दैट इज जो है यहाँ पर अपवर्तनांक होता क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो है वैक्यूम से जो है इंसिडेंट रे आ रही है और नीचे वाटर है। तो यहाँ पर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो स्पीड इन वैक्यूम यानी कि जो वैक्यूम में स्पीड है और डिवाइडेड बाय जो है स्पीड इन मीडियम। तो यानी यहाँ पर देखिए मीडियम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊपर जो है स्पीड इन वैक्यूम ही रखना है। तो इसको जरूर ध्यान रख लेना है। चाहे यहाँ पर देखिए जो है वाटर की जगह ग्लास हो, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो सकती है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, यानी कि मीडियम पे डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि किस मीडियम में जो है ट्रेवल कर रही है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। तो देखिए वीडियो को लाइक जरूर करिए और वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।